गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम यहाँ पर कर रहे थे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। तो मैंने कल आपको बताया था कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में आप देख चुके हैं। फिर अब यहाँ पर हम दो फोर्सेस के बारे में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर सबसे पहले एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अंतर्जनित जो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, जो ऊर्जा निकलेगी वह भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का एक सोर्स होती है, एक स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए, जो पृथ्वी के अंदर जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है जो रेडियोधर्मी क्रियाएँ होती हैं, जो पृथ्वी जो है रोटेट करने लग रही है, या फिर जो ज्वारीय घर्षण है, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो सभी इसमें इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। भूतापीय प्रवणता अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पट्टल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता जो भूमि पर जो तापीय प्रवणता होती है, अंदर के ऊष्मा जो पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, भूपरपट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, एक जैसे कार्य नहीं होते हैं। अतः विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल रूप भूपरपट्टी की सतह असमतल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पट्टल विरूपण। पट्टल विरूपण देखिए, सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचलित, उत्थापित अथवा निर्मित करती हैं पट्टल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। देखिए, पट्टल विरूपण के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? जो भी भूपरपट्टी को संचालित करती हैं, उत्थापित करती हैं या निर्मित करती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, ठीक है, और भूपरपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय क्रियाएं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? धरातल के बड़े भाग के उत्थापन तथा विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। थर्ड, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय जो संचलन होते हैं जिनके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। परपट्टी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका होती है। परपट्टी जो प्लेट होती है, ऊपर वाली जो प्लेट होती है भूमि की, उसके क्षैतिज संचलन में जो प्लेट विवर्तनिक है, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसे आप बोलते हैं, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। प्रवर्तनी जो है वह पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। प्रवर्तनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया से भूप्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन और तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण जो है वह प्रारंभ होता है या कायांतरण के लिए वह प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ज्वालामुखीयता की। तो वल्केनिज्म देख लेते हैं। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक प्रकार एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। देखिए, यहाँ पर हम देखें कि जो ज्वालामुखी है उसके अंतर्गत पिघली हुई सेल जो हैं उनसे लावा या जो भी मैग्मा वगैरह भूतल की तरफ निकलता है, उसकी वजह से आंतरिक या बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई की ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय की आग्नेय सेल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखी के बहुत से पक्षों का विस्तृत वर्णन दिया जा चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सोनिक प्रोसेस। बहिर्जनिक अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्लियर किया है इसने कि जो हमारी, देखिए क्या कहता है ये इसमें कि ज्वालामुखी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ जब मैं ज्वालामुखी बहिर्जनिक प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, तो बहिर्जनिक में जो ऊर्जा होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य द्वारा जो वायुमंडल में निर्धारित ऊर्जा होती है और जो अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता प्राप्त होती है।
गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की यदि मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जब भी बात करती हूं तो यह जब भी ढाल युक्त वाला जो अक्षेत्र है धरातल है वहां पर कार्यरत होगा और यह ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है, मूव करता है। प्रति इकाई अक्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, जो एक ही अक्षेत्र पर बल लगाया गया है उस प्रति इकाई अक्षेत्र पर जो बल का प्रयोग किया गया है उसे प्रतिबल या स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल जो है वह धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ठोस पदार्थ में जो स्ट्रेस है वह किस चीज़ से उत्पन्न होता है? धक्के या खिंचाव से उत्पन्न होता है। इससे विकृति जो है वह प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं। यदि प्रतिबल सैलों एवं धरातल के पदार्थ को तोड़ता है। अब देखिए अपरूपण जो है वह प्रतिबल का परिणाम है। कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होता है, जिसके कई कारक होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया या पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय वृत्त तथा क्षरण संचलन अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। चूँकि धरातल पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। देखिए धरातल की भी यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो धरातल पर भी अलग अलग तरीके का एरिया मिलता है और वहाँ पे जलवायु जो है वह अलग अलग होती है। इसी वजह से यदि मैं भू आकृतियों की बात करूँ तो वह भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखिए दो तत्वों की, दो एलिमेंट की बात की गई है, एक वर्षा की और एक टेम्परेचर की। ये दोनों ही मतलब महत्वपूर्ण तत्व हैं जो वहाँ के क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दोनों के दोनों प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा गया है। जितनी भी भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको एक सामान्य शब्दावली के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावर्त, स्ट्रिप ऑफ करना या आवरण हटा देना। अपक्षय वृत्त क्षरण संचलन अपर्दन परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। अनाच्छादन जो है वह प्रक्रियाएं या उनसे संबंधित जो भी बल होता है यह उसे दर्शाता है। और इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। देखिए यदि मैं बहिर्जनिक भू आकृतियों की बात करती हूँ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि आकांक्षीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ तापमान की और वर्षण की। दोनों के दोनों क्या हैं? जलवायु के महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण जो मुख्यतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे कि ऊंचाई में अंतर, दक्षिणी मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप प्राप्ति आदि के कारण स्थायी भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन,
ब्रेन सेंस स्तर का पूर्वी भिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से संतरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता तथा अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं की प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया की प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती हैं। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत करती हैं, अतः विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्प अवधि में अनवगम्य हो सकता है। दीर्घ अवधि में यह तंत्र श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूप्रपट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं अनेक उनकी आकृतियाँ दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती हैं। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वेदरिंग के बारे में। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थों पर की गई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों का प्रभावित करती हैं। देखिए, अपक्षय के अंदर अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों का प्रभावित करती हैं। चूँकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्थानीय या तदस्थन प्रक्रिया है। ठीक है। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल, भौमिकी, जलवायु तथा स्थलाकृति, वनस्पतिक कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु से भिन्न होती हैं। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। सबसे पहले रासायनिक, दूसरा भौतिक और तीसरा जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। सबसे पहले जो रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान CO2 जो होती है, उसके अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। देखिए, जब वायु में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी है? 0.03% है। ठीक है। तो उसमें यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पशु वगैरह होते हैं या पौधे होते हैं, जब इनका अपघटन होता है तो जो भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा प्राय बढ़ जाती है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रिया के समान ही होती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल वेदरिंग। ठीक है। इसके 3 टाइप हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले केमिकल, फिर फिजिकल और फिर बायोलॉजिकल। 3 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय है अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे कि यदि भौतिक की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद अत्यधिक ऊपर भार दबाव, और इसके बाद हम देखेंगे एवं अपरूपण प्रतिबल जिसे शियर स्ट्रेस कहते हैं, तापक्रम में परिवर्तन या क्रिस्टल द्रवों में वृद्धि व पशुओं के क्रियाकलापों के कारण
उत्पन्न विस्तारण बल और शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव, इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुपयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण इन दबाव के निर्मुक्त होने के कारण है। ये प्रक्रियाएं जो हैं वे लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के तंत्र श्रांति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। तो जैविक अपक्षय है जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान होता है। केंचुओं की बात करें, दीमक, चूहों, कृंतकों की बात करें इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बीजिंग के द्वारा नई सतह का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावर्त सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर दे, खेत जोतकर, मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु तथा जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के द्वारा ह्यूमिक, कार्बनिक व अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण एवं गुलन बढ़ जाता है। पौधे की जड़ें जो होती हैं वह धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं और उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वेदरिंग के 3 टाइपों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, केमिकल देखा हमने, फिजिकल देखा और बायोलॉजिकल देखा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट देखेंगे वह है स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के क्या इफेक्ट आते हैं उनके बारे में। इसकी व्याख्या पहले ही भौमिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभात्रीकरण और तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होते हैं। अपसल्कित गुंबद एवं टॉर्स क्रमशः जो है वह आभारित करण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कल जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये और देख लेते हैं एक बार। अपक्षय का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। अपक्षय की प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों की देन है। वे वन अपक्षय परिवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न होता अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अपक्षय जो है वह वृत्त, क्षरण और अपर्दन उच्चावच की लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियाँ अपर्दन का परिणाम होती हैं। जो भी स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं वह किसका परिणाम है, अपर्दन का ही एक परिणाम है। सेलों का अपक्षय निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धीकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। कल हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट के बारे में, और मास मूवमेंट में हम फिर यहाँ पर देखेंगे लैंड स्लाइड्स, इरोजन, डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है।